हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो भाग 39 है। पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा है? भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, यह किसने कहा है? ऑप्शन 1 है डॉक्टर अंबेडकर ने, ऑप्शन 2 है दुर्गादास ने, ऑप्शन 3 है केसी व्हीलर ने, ऑप्शन 4 है जवाहरलाल नेहरू ने। तो किसने कहा है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका 3 नंबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर केसी व्हीयर। केसी व्हीयर ने इस बात को कहा है कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है। यह कथन केसी व्हीयर का है। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है फ्रेंड्स, प्रसिद्ध राजनीतिक विज्ञानी केसी व्हीयर ने भारतीय संविधान के विषय में कहा है कि भारतीय संघ अधिक से अधिक अर्ध संघ है, अर्थात यह संघात्मक कम तथा एकात्मक अधिक है। आगे देखिए 67 नंबर क्वेश्चन। भारत में वयस्क मताधिकार के लिए मूलतः 21 वर्ष की अवस्था निर्धारित थी, परंतु अब इसे घटाकर 18 वर्ष निर्धारित कर दिया गया है। यह किस वर्ष हुआ? यह किस वर्ष हुआ दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा आपका 3 सन 1989 में। सन 1989 में 21 वर्ष से जो आयु थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है, जो वर्तमान समय में भी चल रहा है। व्याख्या देख लीजिए। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन करके भारत में मताधिकार हेतु आयु सीमा 21 वर्ष से कम करके 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर। लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कथन किस विचारक का है? इस बात से कोई इनकार नहीं करता कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता होगी, चाहे इसकी कल्पना कितनी मधुर क्यों न हो। यह कथन किसका है दोस्तों? ऑप्शन 1 है C.D. वंश का, लॉर्ड ब्राइस का, हेरल्ड से लास्की का, वाल्टर वेज हार्ट का। तो दोस्तों ये कथन किसका है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा C.D. वंश का। C.D. वंश का यह कथन है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है फ्रेंड्स, लोकतंत्र के बारे में C.D. वंश ने कहा है कि इस बात से कोई इनकार नहीं करता है कि वर्तमान प्रतिनिधि सभाओं में अनेक त्रुटियां हैं, पर यदि मोटर गाड़ी खराब हो जाए तो उसकी जगह बैलगाड़ी का इस्तेमाल करने लगना मूर्खता है, चाहे इसकी कल्पना कितनी भी मधुर क्यों न लगे। आगे है क्वेश्चन 69 नंबर। किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? किस राजनीतिक विचारक ने राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम प्रस्तुत की? तो आंसर हो जाएगा डायसी। क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा डायसी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं फ्रेंड्स। राजनीतिक संप्रभुता की अवधारणा सर्वप्रथम डायसी ने प्रस्तुत की थी। डायसी ने कहा है कि किसी भी राज्य में वह संस्था राजनीतिक संप्रभुता अथवा सर्वोच्च है, अंतोगत्वा जिसकी इच्छा का सरकार द्वारा पालन किया जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीयता और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है दोस्तों महात्मा गांधी का। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। व्याख्या देख लेते हैं।
महात्मा गांधी को सांप्रदायिकता के बारे में अभिव्यक्ति है कि मैं सांप्रदायिकता को अज्ञानता का सबसे बड़ा शत्रु मानता हूँ। हम सभी को सांप्रदायिकता को समाप्त करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देनी चाहिए, क्योंकि यह भारतीय और हमारे राष्ट्र के विरुद्ध भारी चुनौती है। अगला है 71 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है, सुमिलित करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कूट है, देख लीजिए, इधर आपको दे दिया गया है पुस्तकें और उनके लेखक है प्लूटो। तो प्लूटो की पुस्तक का नाम क्या है, रिपब्लिक। तो 2 ऑप्शन हो जाएगा। और सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम आपको मालूम होगा, द इंडियन स्ट्रगल। तो दोस्तों अब ये ऑप्शन आपको दिख गया होगा कि इसमें से अब कौन सही हो जाएगा। तो अब मिलान करते हैं, पहला का 2, तो पहला का 2 इसमें 1-2 वाले ऑप्शन में है, एक ए है एक ए है, तो इन्हीं में से अब दोनों आंसर हो जाएगा। अब हम जो डी है, डी का मिला लेते हैं, डी का 3, तो डी का 3 यहाँ पे एक ए है और एक है, दोनों में है। लेकिन अब राजेंद्र प्रसाद की बारी है। राजेंद्र प्रसाद की जो पुस्तक का नाम है वो नाम है द 8 दी फीट ऑफ महात्मा गांधी, 8 दी फीट ऑफ महात्मा गांधी। तो बी का पहला देख लीजिए किसमें है, तो बी का पहला यहाँ पे होगा, तो इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा फ्रेंड्स। तो ए हो गया इनका और अंबेडकर जी का 4 हो गया। दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन्स एंड इट्स सॉल्यूशन भी इनकी पुस्तक है। तो इस पुस्तक को नोट कर लीजिए। प्लूटो जो रिपब्लिक है वो प्लूटो की पुस्तक का नाम है। राजेंद्र प्रसाद जी की जो पुस्तक है एट दी फीट ऑफ महात्मा गांधी। डॉक्टर अंबेडकर की जो पुस्तकों का नाम है वो है दी प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। सुभाष चंद्र का द स्ट्रगल, इंडियन स्ट्रगल है। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, यह किसने कहा है। तो यह गार्नर का कथन है। दोस्तों आप सभी को मालूम होगा कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, यह कथन गार्नर का है, इसको याद रखेंगे। व्याख्या में है, गार्नर के अनुसार राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। 73 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है। भारत में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी कौन नहीं है। ऑप्शन 1 है मार्क्सवादी पार्टी। ऑप्शन 2 है राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन पार्टी। तो दोस्तों इसमें से जो है समाजवादी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, बाकी के तीनों राष्ट्रीय पार्टी हैं। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है फ्रेंड्स, भारत में वर्तमान 8 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल हैं, किंतु समाजवादी पार्टी इसमें शामिल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जिसकी स्थापना 1980 में हुआ था। बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी, इसकी स्थापना 1984 में हुआ था। फिर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। दोस्तों भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी 1999 में। तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना 1998 में। नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसकी जो है 2003। तो दोस्तों ये सब पार्टियां हैं और उनके स्थापना वर्ष दिया गया है जो नेशनल पार्टी बनी है। तो टोटल 8 हैं और 8 आप देख लीजिए कौन कौन से हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। बीजेपी, बीएसपी, सीपीएम, सीपीआई, आईएनसी, एनसीपी, टीएमसी, ये सब क्या हैं, राष्ट्रीय पार्टी हैं, ये इनको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थन कौन है। तो आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आंसर हो जाएगा 4। सॉरी दोस्तों, एडम स्मिथ हो जाएगा
हम लोग थे किस वाले पे, आगे हो गया, ठीक है सर। दोस्तों, आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक कौन है? तो वो हो जाएगा एडम स्मिथ। 4 आपका आंसर है एडम स्मिथ। आगे देखते हैं व्याख्या। आर्थिक क्षेत्र में व्यक्तिवाद का महान समर्थक एडम स्मिथ है। उसने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में व्यक्तिवाद के आर्थिक आधारों की सम्यक पुष्टि की है। एडम स्मिथ, रिकार्डो तथा मार्शल जैसे अर्थशास्त्रियों ने व्यक्तिवाद का आर्थिक आधार पर समर्थन किया है। उनके अनुसार व्यापार व उद्योग अधिकतम फलते फूलते हैं यदि उन्हें निजी उद्यम पर छोड़ दिया जाए। एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन में व्यक्तिवाद का आर्थिक आधार पर समर्थन किया, जो अत्यंत सबल है। एडम स्मिथ का विचार था कि राज्य या सरकार को आर्थिक क्षेत्र में जहाँ तक भी हो सके हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। चूँकि प्रत्येक व्यक्ति अधिकतम लाभ का इच्छुक होता है, उसकी यह भावना उसे अध्यावास, उद्योग या कर्मठता की ओर अग्रसर करती है। आगे है, यदि राज्य किसी वर्ग, समूह या दल विरोधी या आश्रय देकर व्यक्तिक जीवन को नियंत्रित करता है तो उसका प्रयास अहितकर होगा। परंतु यदि राज्य अहस्तक्षेप नीति का अनुसरण कर व्यक्तिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं करता है तो स्वतंत्र प्रतिबंध के आशय से वाणिज्य, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग धंधे लगातार प्रगति पथ पर बढ़ेंगे। व्यक्तिवादियों के अनुसार राज्य को वस्तुओं के मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे मांग एवं पूर्ति के अनुसार अपने आप ही ठीक बैठ जाएंगे। व्यक्तिवादियों के अनुसार वही सरकार सबसे अच्छी है जो व्यक्तियों के आर्थिक क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करती है। आगे देखिए, 75 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक सबके लिए और सबके लिए का सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है? एक सबके लिए और सब एक के लिए का सूत्र किस संदर्भ में प्रयुक्त किया गया है? तो एक किया गया है दोस्तों सामूहिक सुरक्षा के लिए। एक सबके लिए और सब एक के लिए, यह सूत्र जो है सामूहिक सुरक्षा के लिए प्रयुक्त किया गया है। व्याख्या देख लीजिए। सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत प्रत्येक घटक राज्य यह स्वीकारता है कि किसी एक राज्य की सुरक्षा सभी की चिंता का विषय है, अर्थात सबके लिए एक सबके लिए और सब एक के लिए सूत्र प्रयुक्त किया जाता है। आगे 76 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस अध्ययन समिति द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई? तो की गई थी संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई थी, ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 एल.एम. सिंघवी समिति। एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की गई थी। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। एल.एम. सिंघवी समिति ने पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की थी। एल.एम. सिंघवी समिति 1986 में राजीव गांधी सरकार ने लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक समिति का गठन एल.एम. सिंघवी की अध्यक्षता में की। इसने निम्न सिफारिशें दी। कौन कौन सी थी? पहला नंबर था पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उसके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिए भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाए। इससे उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुलंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज्य निकाय के नियमित, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी। आगे फ्रेंड्स, गांव के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाए। तीसरा पॉइंट है ग्राम पंचायतों को ज़्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाए।
इससे ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया जाए तथा इससे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया। गाँवों की पंचायतों को ज़्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए। पंचायती राज्य संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन तथा उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निस्तारण के लिए न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिए। ये सब सिफारिशें सिंघवी समिति ने की थी। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इधर दिया गया है आपका कौन किस संकल्पना का प्रतिपादन किया है, एक तरफ उसके लोग हैं और उनके विचार दिया गया है। तो आपको इनका आंसर देना है। आप मिलान कर लीजिए, देखिए कौन किससे है। आप जिनको जानते हैं पहले उनसे मिलान करने सीखिए कि कौन किससे है। हम पहले अरस्तु से देखते हैं। तो अरस्तु जो है, अरस्तु ने क्रांतिकारी संकल्पना को दिया है दोस्तों, तो एक क्रांतिकारी संकल्पना सही है। अब इसके बाद माओ का देखते हैं। माओ ने जो दिया था लोक युद्ध की संकल्पना, माओ ने दिया था लोक युद्ध की संकल्पना, तो ये सही हो जाएगा। अब इसके बाद पैरोटो को देखते हैं। पैरोटो ने जो दिया है वह आपका 2 हो जाएगा। और शेषों की संकल्पना बचा आपका जनमानस की संकल्पना, तो वो मिचेल्स ने दिया है। तो ये ऑप्शन मिलाकर आप सही कर सकते हैं। मिचेल्स का एक, तो इसमें एक आप देख लीजिए एक कौन सा है, ए वाला हो गया। इसके बाद आपका बी है तीसरे से, तो बी तीसरे से हो गया। सी आपका दूसरा से है, सी दूसरा से हो गया। डी आपका चौथा से, डी ए वाला हो गया। तो आंसर जो हो जाएगा आपका एक पहला नंबर सही हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे देखिए 78 नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी सुमेलित करना है और सही कूट का चयन करना है। यहाँ भी देख लीजिए आपका पीपुल्स क्या क्या दिया गया है। अरस्तु है, लाक है, रॉबर्ट एल डाल है, लेनिन है। तो किनका किससे संबंध है ये आप देखिए। थोड़ा नज़दीक हो गया है टाइप, इसके लिए आप लोग से सॉरी करते हैं। ठीक है, जो आपका सुरक्षात्मक लोकतंत्र है वो जॉन लॉक का है। सुरक्षात्मक लोकतंत्र जॉन लॉक की विचारधारा है। ठीक है, और बी वाला जो है पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन की है। तो पीपुल्स लोकतंत्र हम लेनिन से मिलान कर देते हैं। बहुल लोकतंत्र जो है फ्रेंड्स वो आपका रॉबर्ट ए डाल से है, रॉबर्ट ए डाल से तीसरा हो जाएगा, तीसरा का तीसरा से। और शास्त्रीय लोकतंत्र जो है आपका बचा, तो शास्त्रीय लोकतंत्र अरस्तु से। तो अब इनका मिलान कर लेते हैं। ए का 2 है, ए का 2 देख लेते हैं। ए का 2, ये चौथा नंबर हो गया। ठीक है, तो हमारा 2 कहीं और नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि एक मिलान कर लेंगे, बाकी मिलान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक भी 2 हमको याद है तो मिलान वाले में कोई दिक्कत नहीं होता है। आप कॉन्फिडेंस के साथ, पूरा विश्वास के साथ आप उस क्वेश्चन को ट्रिक कर आइए, क्योंकि वही आंसर होगा। अगर एक मिल गया तो सभी मिलेगा ही, यही आपकी होना चाहिए। और उसमें ये ध्यान देना चाहिए कि देखिए 2 यहाँ पे कहीं नहीं है, 2 इसमें कहीं नहीं है, बस 1 और 2 आपको याद है, तो अब वही आंसर हो जाएगा, अर्थात हमारा 4 आंसर है। आगे देखिए 79 क्वेश्चन। इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंटरनेशनल संतुलन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना है। तो ये ऑप्शन 1 है जॉर्ज लिस्का, ऑप्शन 2 है मार्टिन कैप्लान, ऑप्शन 3 है कार्ल डाइचर, ऑप्शन 4 है मार्टिन सुविक। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर जॉर्ज लिस्का ने इस पुस्तक को लिखा है, इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम, जिसको कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संतुलन। व्याख्या देख लेते हैं फ्रेंड्स। इंटरनेशनल इक्विलिब्रियम नामक पुस्तक के लेखक जॉर्ज लिस्का हैं। अंतर्राष्ट्रीय संतुलन राजनीतिक और सुरक्षा के संगठन पर एक सैद्धांतिक निबंध है। अंतर्राष्ट्रीय संतुलन जो है ये पूरी पुस्तक का नाम है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय संतुलन जो है इंटरनेशनल इक्विलिटी, वही पुस्तक है, उसका ये हिंदी है। ठीक है, और दूसरा उनके पुस्तक का नाम है जो नेशनल इन एलायंस द लिमिट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। तो ये पुस्तक दोनों किसकी है?
तो ये जॉर्ज लिस्का की है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये पूरी पुस्तक का नाम है, आपको शॉर्टकट भी दे देगा। 80 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के विकास में निम्नलिखित में से किस विद्वान का योगदान नहीं है? तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर नंबर जो हो जाएगा फ्रेंड्स आपका एक जॉर्ज कैनन, राइनार्ड्स नेबूर, हंस मार्गेंथाउ, अब्राहम लिंकन। तो आंसर इसका है फ्रेंड्स चौथा अब्राहम लिंकन। ठीक है, अब्राहम लिंकन। व्याख्या देखते हैं। व्याख्या है फ्रेंड्स, व्याख्या है अब्राहम लिंकन को लोकतंत्र की समुचित परिभाषा देने के लिए जाना जाता है, न कि राजनीति के यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए। ठीक है, तो यहीं पे ये पूरा का पूरा वीडियो समाप्त होता है। तो आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड नाइट।